प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल यहाँ पर लिख रहे हैं 135 और 225। इसका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर एचसीएफ ज्ञात करना है। तो इसका एचसीएफ ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग सूत्र लिखेंगे। सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ ए कामा बी पूर्णांक है। आर बी से छोटा और 0 के बराबर या 0 से बड़ा होता है। तो हम लोग इसी सूत्र का प्रयोग कर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र का प्रयोग कर हम लोग इसका क्या करेंगे, एचसीएफ ज्ञात करेंगे। इसमें जो बातें ध्यान देनी होती है वो सबसे पहले हम बता दे रहे हैं कि आर जो होता है 20 से छोटा होता है और 0 से बड़ा या बराबर होता है। तो इसमें क्या करना होता है कि ये जो दिया है आर का मान जब शून्य हो जाएगा, आर के स्थान पर जब शून्य आएगा तभी ये जो बी है, बी का ही मान क्या होता है, एचसीएफ का मान होता है। तो हम लोग इस सूत्र में अब सवाल को रखेंगे। जो बड़ा होता है उसको ए के स्थान पर रखते हैं, जो छोटा होता है उसको बी के स्थान पर। तो इसी वाले सूत्र में हम लोग रखेंगे। तो ए के स्थान पर जाएगा 225, बी के स्थान पर 135। अब इसमें मल्टीप्लाई करना है यानी गुणा करना है, अपने से गुणा करेंगे। तो इसमें 1 का गुणा करेंगे 1 का, तो 135 ही रहेगा और प्लस इसमें 90 जोड़ देंगे तो 225 आ जाएगा। दोनों बराबर हो गया। अगर बराबर नहीं होगा तो गलत हो जाएगा। अब इस वाले में से जो b का मान है उसको a के स्थान पर रखते हैं और ये जो r का मान है उसको b के स्थान पर। फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 2 का तो ज़्यादा हो जाएगा इसलिए 1 का मल्टीप्लाई करेंगे और 45 यानी 45 को जोड़ देंगे। फिर इस वाले में से ये जो है b का मान उसको a के स्थान पर रखेंगे, फिर इसको 45 को यहाँ b के स्थान पर, फिर इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर इसमें गुणा जब करेंगे तो 90 आ जाएगा, इसलिए यहाँ पर 0 हो जाएगा। देखो अब यही जब r का मान यहाँ पर 0 हो गया, जब r का मान 0 होता है तभी एचसीएफ का मान जब r का मान 0 होता है तभी एचसीएफ का मान यानी b का मान ही एचसीएफ का मान होता है। तो जो b का मान है वही एचसीएफ का मान हो जाएगा। इसी तरह दूसरा सवाल हल करेंगे 196 और 38,220। इसको आप हल करेंगे। तो इसको हल करने से पहले सबसे पहले सूत्र लिखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए के स्थान पर इतना रखेंगे, फिर यहाँ पर इक्वल टू होगा, बराबर होगा। फिर इसमें बी के स्थान पर इसको रख देंगे और मल्टीप्लाई 195 से करेंगे तो एग्जैक्ट इतना ही आता है। तो फिर यहाँ पर प्लस 0 हो जाएगा। देखो आर का मान 0 हो गया। जब यही आर का मान 0 होता है तभी एचसीएफ का मान जो है बी का मान ही एचसीएफ का मान होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे एचसीएफ बराबर 196। आंसर मतलब आसान है सवाल। अब तीसरा सवाल यहाँ पर लिखेंगे 667 और 255। इसका भी एचसीएफ ज्ञात करेंगे वही यूक्लिड वाले सूत्र से। तो सबसे पहले सूत्र लिखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए के स्थान पर लिखेंगे 867, बी के स्थान पर 255। अब इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस 102 जोड़ देंगे तो इतना आ जाएगा। फिर इसमें वाले में से इसको ए के स्थान पर रखेंगे, इस वाले को बी के। अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 204 आएगा, 204 में जोड़ देंगे 51 तो हो जाएगा 255।
अब इस वाले मान में से इसको ए के स्थान पर रखेंगे और इसको बी के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 102 आ जाएगा। फिर यहाँ पर आर का मान 0 हो गया। देखो, जब ही ये आर का मान 0 होता है तभी ये जो भी का मान होता है वही एच सी एफ का मान होता है, इसलिए एच सी एफ बराबर 51 ही हो जाएगा आंसर। दूसरा सवाल प्रश्नावली 1.1 का दूसरा सवाल। दूसरा सवाल यहाँ स्क्रीन पर है। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, यानी दर्शाना है हमको कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहाँ q एक पूर्णांक है। इसको भी हम उसी तरह दर्शाएंगे। यहाँ पर दिया है, क्या दिया है, दिया है यहाँ पर b के स्थान पर दिया है 6, b के स्थान पर क्या दिया है 6। अब इसको हम हल करेंगे इसी वाले सूत्र से, a बराबर BQ + R। इसी वाले सूत्र से इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। इस 6, जो 6 है इसी को मान को इसमें रख देंगे, यानी जो R का मान होता है यहाँ पर R बराबर होता है B, और 0 R B से छोटा आता है और 0 से बड़ा या बराबर, तो या लिख सकते हैं या। अब इसको 6 को यहाँ पर रख देंगे 0, यानी जो ए आर का मान है 6 से छोटा है और 0 के बराबर है या बड़ा है, तो यहाँ पर हो जाएगा। इसलिए आर बराबर 0 1 2 3 4 5। 6 नहीं होगा क्योंकि 6 से छोटा है। अब यहाँ पर आर का मान पता चल गया। अब हम लोग इस जो आर का मान यहाँ पर पता चल गया, तो हम इसी को आर के मान को इस सूत्र में बारी बारी से क्या करेंगे, भरेंगे। तो हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं एक बार भर कर। तो यहाँ पर भरेंगे तो आर बराबर हो जाएगा, तब भरेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे जब, यहाँ पर लिखेंगे जब आर का मान, जब आर का मान समीकरण में रखें, तब जब आर का मान समीकरण में रखें तब a बराबर 6q + 0, a बराबर 6q + 1, a बराबर 6q + 2, a बराबर 6q + 3, a बराबर 6q + 4, a बराबर 6q + 5। सभी इस सूत्र में जो दिया है सूत्र, इसमें सभी आर का मान रख दिए बारी बारी से। एक बार 0 रखे, एक बार 1, एक बार 2, एक बार 3 4 5, ऐसे सब रख कर यहाँ पर सूत्र में रख कर यहाँ समीकरण बना लिए हैं। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। देखो, इसमें 2 से भाग नहीं जाएगा, इसलिए क्या है, सम है। इसमें 2 से भाग जाएगा, इसमें क्या होगा, 2 से भाग जाएगा, क्योंकि यहाँ 6 है तो 6 में 2 से भाग जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, ये सम हो जाएगा। इसमें तो जाएगा मगर इसमें नहीं जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, ये विषम है। इस दोनों में चला जाएगा, इसलिए क्या है, सम है। इसमें चला जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, इसलिए क्या है, ये विषम है। ये सम है क्योंकि दोनों में भाग चला जाएगा। इसमें भी नहीं जाएगा, इसलिए क्या है, विषम है। यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं सम विषम, ये विषम, ये विषम, सम विषम। देखो,
इस सवाल में ऊपर एक मानना था, उसको भूल गए हैं। क्या मानना है? यहाँ पर मानना होता है कि माना ए एक विषम धनात्मक विषम धनात्मक पूर्णांक है। तो जो ए है क्या है? विषम धनात्मक पूर्णांक है। तो इस सम वालों को हम लोगों को नहीं लेना होगा क्योंकि विषम धनात्मक पूर्णांक है, यहाँ पर माने हैं। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि जो सम वाला है इसको नहीं लेंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं चूँकि ए एक विषम संख्या है, अतः ए बराबर 6 क्यूब प्लस 0, ए बराबर 6 क्यूब प्लस 2, ए बराबर 6 क्यूब प्लस 5, 6 क्यूब बराबर 5 4 यहाँ पर सॉरी 4 होगा, यहाँ पर 4 होगा। अब लिखेंगे अतः ए बराबर 6 क्यूब प्लस 0, ए बराबर 6 क्यूब प्लस 2, ए बराबर 6 क्यूब प्लस एक क्यू है 6 क्यूब प्लस 4। अब लिखेंगे इसको कि नहीं हो सकता है। क्या सुना है? नहीं हो सकता है। हम लिखेंगे इसको क्या है कि नहीं हो सकता है। अब कोई पूछेगा ना क्यों, तो लिखेंगे क्योंकि ये राशियां 2 से विभाज्य है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि ये राशियां 2 से विभाज्य है, इसलिए नहीं होगा, क्योंकि ये एक विषम संख्या है। हम यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे? अतः विषम संख्या ए बराबर 6 क्यूब प्लस 1, ए बराबर 6 क्यूब प्लस 3, ए बराबर 6 क्यूब प्लस 5, 6 क्यूब प्लस 5। अतः विषम संख्या इतना है। अतः एक धनात्मक विषम पूर्णांक, अतः एक धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यूब प्लस 1 या 6 क्यूब प्लस 3 या 6 क्यूब प्लस 5 के रूप का होगा। सवाल एकदम आसान है, थोड़ा मोड़ा इसमें लिखना होता है, यही लिखना होता है वही कि चूँकि ये एक विषम संख्या है, अतः ए बराबर 6 क्यूब प्लस 0 या ए बराबर 6 क्यूब प्लस 2, ए बराबर 6 क्यूब प्लस 4 नहीं हो सकता है, क्योंकि ये राशियां 2 से विभाज्य है। क्योंकि ये सम संख्या है इसलिए नहीं हो सकता है, क्योंकि ए सवाल में दिया भी है और माने भी है कि माना वहाँ पर माने हैं। देखो यहाँ पर सवाल में कहा भी है कि जो ये क्या है संख्याएं हैं वो क्या है? एक विषम पूर्णांक है, इसलिए हम लोग सम पूर्णांक को नहीं लेंगे। यहाँ पर देखिए सम पूर्णांक है इसलिए इसको नहीं लेंगे। तब लिखेंगे अतः विषम संख्याएं इतना है, अतः एक धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यू या 6 क्यू प्लस 3 या 6 क्यू प्लस 5 के रूप का हो सकता है या 6 क्यू प्लस 5 के रूप का होगा। तीसरा सवाल, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकें? तो 616 सदस्यों वाली एक सेना है, सेना की टुकड़ी को जो 616 सदस्यों वाली जो सेना है
उसी के टुकड़ी में से 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। क्या करना है? मार्च करना है। तो हम इसको मौसा निकाल कर हर इसको भी हल करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे कि स्तंभों की अधिकतम संख्या टुकड़ी के सैनिकों की संख्या 616 और बैंड के सदस्यों की संख्या 32 के HCF सदस्यों की संख्या 32 के HCF के बराबर होगा। इसका हम लोग क्या करेंगे? 616 और 32 का HCF ज्ञात कर देंगे। तो ये बराबर BQ प्लस R वाले सूत्र से HCF इनका याद करेंगे। तो सबसे पहले ये का मान यहाँ पर 616 रखेंगे, यहाँ पर 32, इसमें 19 से गुणा कर देंगे तो 8 यहाँ पर बचेगा, तो 8 जोड़ देंगे। फिर इसमें से इसको भी A के स्थान पर रखेंगे और यहाँ से इसको R वाले को यहाँ पर रख देंगे B पर, और उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 32 प्लस R के स्थान पर 0 हो गया। जब ये R का मान 0 होता है तभी ये B वाला मान ही HCF का मान होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे HCF बराबर 8। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अतः अधिकतम स्तंभों की संख्या 8 होगी। आंसर हो गया। चौथा सवाल यहाँ पर दिया है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाना है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होगा। तो सबसे पहले इसमें हम लोग मानेंगे कि माना a और b दो धनात्मक पूर्णांक हैं। यहाँ पर लिखेंगे चौथा, माना a और b दोनों धन पूर्णांक हैं। धन पूर्णांक लिखेंगे ऐसे हैं कि a b और b बराबर दिया है 3। a बड़ा है b से। आप लोग भी जानते हैं, बतलाए थे कि जो a है वो b से क्या होता है? बड़ा होता है। अब b बराबर 3 क्यों है? क्योंकि इसमें सवाल में देखो यहाँ b के स्थान पर क्या लिखा है? b के स्थान पर 3, इसलिए हम लोग भी क्या लेंगे? 3। अब लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि तथा q भी एक पूर्णांक है। तो यहाँ पर लिखेंगे a बराबर b का मान है 3q प्लस r। तो r का मान आप लोग भी जानते हैं कि r का मान जो होगा जो b है b से छोटा और 0 से बराबर होगा, 0 से बराबर या उससे बड़ा होगा। या इसको अब इसमें 3 को रख देंगे b के स्थान पर, तो हो जाएगा जो r का मान है 3 से छोटा है और 0 के बराबर या 0 से बड़ा है। तो इसलिए r बराबर यहाँ पे लिख सकते हैं 0 1 2। 3 नहीं होगा, 3 से छोटा होता है। अब r के मान को बारी बारी से समीकरण में क्या करेंगे? जो सूत्र दिया है इस वाले सूत्र में धरेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे a बराबर, यहाँ पे लिख देंगे r का मान रखने पर r का
मान, आर का मान यहाँ पर लिख सकते हैं समीकरण 1 में रखने पर। तो आर बराबर 0 रखेंगे, आर बराबर 0 तो आ जाएगा ए बराबर 3q प्लस 0। जब आर बराबर 0, जब आर बराबर, हम यहाँ लिखेंगे जब आर बराबर 1 तो ए बराबर 3q प्लस 1 हो जाएगा। जब आर बराबर 2 तो हो जाएगा ए बराबर 3q प्लस 2, ये हो जाएगा। अब इनका क्या करेंगे, हम सवाल में दिया है, सवाल में देखो यहाँ दिखा रहे हैं, कहा है, क्या कहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होगा। यहाँ पर देखो कह रहा है पूर्णांक का वर्ग। अब ये जो हम लोगों का पूर्णांक मिला है, पहला, दूसरा, तीसरा, इसका क्या करेंगे, बारी बारी से वर्ग करेंगे। तो पहले वाला इसका वर्ग करेंगे तो हो जाएगा ए बराबर 3q, इसका वर्ग करेंगे तो हो जाएगा ए बराबर ए स्क्वायर बराबर इसका वर्ग करेंगे, इन दोनों क्या करेंगे, वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 9q स्क्वायर। ए स्क्वायर को इसी तरह रहने देंगे, इसको बदलना हम लोग जानते हैं 3m में, इसलिए इसको 3 करेंगे इंटू, इसको 3m में बदलना है, क्योंकि देखिए यहाँ सवाल पर कहा है कि कोई भी किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होगा, तो इसको 3m में बदलेंगे, तो इसको 3 इक्वल टू 3q स्क्वायर कर देंगे, फिर गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा। अब इस वाले को मान लेंगे कि माना m बराबर 3q स्क्वायर, m जहाँ पूर्णांक है, m क्या है, पूर्णांक है, तब इसकी जगह पे क्या कर लेंगे m, तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3, यहाँ m हो जाएगा, इसको m माने हैं, ए हो गया, ए को दर्शा दिए। उसी तरह दूसरा को भी दर्शाएंगे, दूसरे वाले को इसको दर्शाएंगे कि ए बराबर 3q प्लस 1। अब इसका भी क्या करेंगे, वर्क करेंगे। जब वर्क करेंगे तो ये हो जाएगा इस तरह, इसका ए स्क्वायर हो जाएगा और इसका हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q। अब इसको इसी तरह रहने देंगे और इसमें से कॉमन मिल रहा है तो कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन मिल रहा है तो हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस इसमें से 2q, ए प्लस 1 अपना बाहर रहेगा। अब इस वाले को क्या करेंगे, मान लेंगे, क्या मान लेंगे, m, इस वाले को मान लेंगे m, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2q। तब इसकी जगह पर क्या, जहाँ भी रहेगा वहाँ m रखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर यहाँ पर 3, इसको माने हैं m, तो m प्लस 1 हो गया। ये समीकरण मान लो 1 हो गया, ये समीकरण 2। अब उसी तरह इस वाले को रखेंगे तो a बराबर 3q प्लस 2। अब इसका भी वर्क करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर 9q स्क्वायर प्लस 4 12q। अब इसको भी इसमें से कॉमन लेंगे, 3 को हम लोगों को निकालना होता है, तो इसमें क्या करेंगे 9q स्क्वायर प्लस 12q, इसमें से कॉमन 3 नहीं मिल रहा है तो इसको बना देंगे इस तरह, फिर जोड़ेंगे तो 4 आ ही जाएगा। अब इसमें से कॉमन ले लेंगे तो इसमें से 3 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, यहाँ पर 1 है। अब क्या करेंगे कि इस वाले को क्या करेंगे, m मान लेंगे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, ये माने हैं, माना।
अब क्या करेंगे कि ए स्क्वायर बराबर लिखेंगे यहाँ 3m+1, इसका जगह पर m हो गया +1। अब ये हो गया तीसरा समीकरण। अब यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3। यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 1 तथा समीकरण 1, समीकरण 2 तथा समीकरण 3 से स्पष्ट है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m+1 के रूप का होगा। यहाँ पर हम लिखेंगे कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m+1 के रूप का होगा। यही क्या करना था, प्रूफ करना था। हो गया। माना यहाँ पर मान कर बनाएंगे। 5वां सवाल जो है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। तो इसको 5वें सवाल को सबसे पहले माना जाएगा। क्या मानेंगे कि माना यक्स कोई एक धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3m+1 या 3m+8+2 3m+2 के रूप का होगा। यहाँ पे लिखेंगे हमें सिद्ध करना है कि इन प्रत्येक का वर्ग यानी इन प्रत्येक का वर्ग नहीं, इन प्रत्येक का घन 9m+1 या 9m+8 के रूप का होगा। ये हम लोग को क्या करना है, दर्शाना है। तो हम सबसे पहले अब दर्शाना है, तो हम लोग जो माने हैं उसी का क्या करेंगे। जो माना है कि यह माना यक्स कोई एक धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3m या 3m+1 या 3m+2 के रूप का होगा। तब इसका बारी बारी से क्या करेंगे, घन इसका करेंगे, फिर इसका घन करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 3m। इसका जब घन करेंगे तो हो जाएगा 3m का क्यूब, तो हो जाएगा 3 त्रिक 9 9 त्रिक 27 m², m क्यूब 27 m³। अब इसको हम लोग को बदलना है किस में, 9m में। तो इसको क्या करेंगे, इसको 9 करेंगे, यहाँ पर 9 त्रिक 27, 3 का और मल्टीप्लाई करेंगे, इसको m³ कर देंगे। इस वाले को क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ माना m बराबर 3m³। अब इसको क्या करेंगे कि ये जो है इसको ये जो है यहाँ पर जहाँ भी 3m² दिखेगा वहाँ खाली m लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे m, तो हो जाएगा ये 9, इसकी जगह पर क्या हो जाएगा m, तो यहाँ पर हो जाएगा m। ये हो गया। उसी तरह दूसरे वाले को लेंगे, इसको लेंगे 3
m+1, इसका क्या करेंगे वो q, इसका भी q करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 27m³ + 1 का q, तो 1 ही आएगा, इन प्लस 3m, इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3m × 3m+1, यहाँ पर 9 होगा। यहाँ पर सूत्र होता है, सूत्र क्या होता है, a + b का होल क्यूब, a³ + b³ + 3ab × a + b, यही सूत्र वाले पे इसको भी क्या करेंगे, विस्तार से लिखे हैं। तो अब क्या करेंगे, इस वाले को यहाँ पर रहने देंगे, इस वाले को पीछे भेजेंगे, इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 27m² + 9m+1। अब इसमें से जो कॉमन मिल रहा है इसको कॉमन ले लेंगे, तो इसमें से कॉमन क्या मिल रहा है, 9 मिल रहा है, तो 9 को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर 3m³ + 3m² + m, यहाँ पर +1 बचा। अब इस वाले को m मान लेंगे तो हो जाएगा 9m+1, इसको यहाँ पर लिख सकते हैं माना, क्या माना, माना m = 3m³ + 3m² + m, इसकी जगह पर यहाँ है तो यहाँ पर m लिख दिए हैं। इसको समीकरण 1 मान सकते हैं। यहाँ ये जो x है तो x³ इसको कर सकते हैं कि x³ बराबर इतना, ax³ क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है, ये भी क्या है, धनात्मक पूर्णांक है x³, इसको समीकरण 1 कर सकते हैं, इसको समीकरण 2, यहाँ पर समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2। अब उसी तरह इस वाले मान को रखेंगे 9, यहाँ 3m+2, यहाँ पर देखो 3m+2, इसको वाले को कर दिए हैं, इस वाले को भी कर दिए। अब इसका बाकी है जो है 3m+2, 3m+2 को अब क्या करेंगे, इसका भी क्या करेंगे q, तो यहाँ पे लिखेंगे 3m+2, अब इसका क्या करेंगे q, तो हो जाएगा 3m+2 का q, हो जाएगा 27m³ + 8 प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूना के 6, 36 18m × 3m+2, इसको इसी तरह रहने देंगे, इस वाले को पीछे भेज देंगे। यहाँ पर होगा 54m², 36m + 8। अब इसमें से 9 मल्टीप्लाई में 9 ले लेंगे, 3m² हो जाएगा, 6m² हो जाएगा, 4m + 8, इस वाले को m मान लेंगे तो हो जाएगा 9m + 8, यहाँ पर लिख सकते हैं माना m = 3m³, एक q है सब, q + 6m² + 4m, ये हो गया x³, ये समीकरण हो गया 3। अब हम लोगों को क्या करेंगे, हम लोग यही लिखेंगे कि समीकरण 1, यहाँ पर है समीकरण 1, समीकरण 2, ये है समीकरण 2 और समीकरण 3। तो यहाँ पर क्या होगा, इन तीनों को देखते हुए हम लोग यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 और समीकरण 3 से ज्ञात होता है कि किसी भी धनात्मक विषम किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन
9m+1 9m+8 के रूप का होगा। समीकरण को देखते हुए हम लिखेंगे कि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 और समीकरण 3 से ज्ञात होता है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m+1 9m+8 के रूप का होगा। इसी तरह इस सवाल को भी हल करेंगे। आप लोग भी इसी तरह कीजिए। सबसे आसान तरीका यही सब है।